वंदे मातरम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति पर। और आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। भाई मुझे तो बहुत डाउट्स रहते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। फ्रॉम माने भी से, टू माने से, देन माने से, भाई कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करें जिससे हमारा सेंटेंस राइट रहे या हमारी स्पीकिंग राइट रहे। इस चीज़ का बहुत डाउट रहता था, बहुत चिंता रहती थी। अगर आपको भी है इसी तरीके के डाउट्स तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशंस। चलिए देखते हैं। वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो एक या दो से अधिक शब्दों के आपस के संबंध को दर्शाते हैं। और ये हमारे प्रीपोजिशन निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, at, before, behind, below, beneath, beside, between, by, down, from, in, into, near, off, on, to, toward, under, upon, with and within। तो इस तरीके के लगभग जितने भी प्रीपोजिशंस हैं आपके लिए, सभी तरफ से मैंने इंपॉर्टेंट सारे जितने भी प्रीपोजिशंस हैं वो सारे एक ही क्लास में मैंने आज समझाने की कोशिश की है। और सारे मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए PDF तैयार किया हुआ है। आई होप आज के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे और जब आप किसी के सामने स्पीक कर रहे होंगे सेंटेंस, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं या नहीं, कहीं हमारा सेंटेंस रॉन्ग तो नहीं जा रहा है या हमारा सेंटेंस हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं। तो आज के बाद आपको प्रीपोजिशन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन है हमारा फ्रॉम। तो देखिए इसमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट नोट है, इन नोट्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस, जब हम किसी स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें फ्रॉम का यूज करना है। और वैसे इसका हिंदी से होता है, ये तो यहां पे क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए। तो पहला एग्जाम्पल किसी जगह से यानी फ्रॉम सम प्लेस से दिया हुआ है, जब हम कहीं से किसी स्थान से आ रहे होते हैं, किसी जगह से आ रहे होते हैं। देखिए जगह या प्लेस। तो पहला एग्जाम्पल है आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं देहरादून से आ रहा हूं। तो किसी स्थान से मैं आ रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में जब से आएगा तो हमें ऐसी सिचुएशन में फ्रॉम का यूज करना है। नेक्स्ट है दे केम फ्रॉम पार्क। वे पार्क से आ रहे हैं। पार्क भी एक प्लेस है, स्थान है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। इसके बाद है किसी समय से, अगर हम पर्टिकुलर कोई टाइम बताते हैं आपको कि हम कल से आ रहे हैं, परसों से आ रहे हैं, या 4 बजे से खड़े हैं, या इस तरीके से हम समय को पॉइंट आउट करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें फ्रॉम का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया हुआ है मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा फ्रॉम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने समय बताया, कल से, आज से, कल से, परसों से, इस तरीके से अगर समय दिया होगा तो भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा समय दिया हो, दिन दिया हो, वर्ष दिया हो, समय पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट किया गया हो, पॉइंट आउट किया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें फ्रॉम का यूज करना है। यह हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट नोट था। आप इनको ध्यान रखिएगा, या फिर इनको एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, या फिर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था
किसी जगह से, अगर किसी प्लेस से आ रहे होंगे तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, किसी समय का पर्टिकुलर पॉइंट आउट करेंगे तो हम से का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। जब कोई काम हमारा किसी सोर्स से हो रहा होता है, जब हम कहें कि राम से मैंने ये पूछा या मैंने तुम्हारे द्वारा ये जाना, तो मैंने कोई भी चीज जानी किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें फ्रॉम का यूज करना है। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने राम से ये सुना, मैंने कुछ सुना है, वो किसके किसके सोर्स से, राम के सोर्स से, राम के थ्रू सुना है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में फ्रॉम राम, आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। इसके बाद ये हमारा, बस इसमें 3 इंपॉर्टेंट नोट थे दोस्तों। अगर आप ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो फिर आपको कभी भी डाउट्स नहीं होगा कि हमें फ्रॉम यूज करना है या से के लिए टू यूज करना है या से के लिए हमें देन यूज करना है, क्योंकि आगे अभी हम लोग टू और देन को भी देखेंगे, उनका इंपॉर्टेंट नोट जो होगा वो भी देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है विथ। इसे भी हम से के रूप में यूज करते हैं कभी कभी, वैसे तो विथ का अर्थ साथ भी होता है, उसको आगे हम क्लियर करेंगे, लेकिन विथ हम कभी कभी से के लिए विथ को भी यूज करते हैं। अब देखिए यहां क्या इंपॉर्टेंट नोट रहेगा, एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट पे ध्यान दीजिए, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। अगर हम किसी चीज का प्रयोग करके कोई काम कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम विथ से के लिए विथ का यूज करेंगे। जैसे चाकू से, पेन से, तलवार से, अगर हमें कोई सब्जी वगैरह काटनी है तो हमें नाइफ की जरूरत जरूर पड़ेगी, बिना उसके प्रयोग किए हुए हम वेजिटेबल चॉप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब हमें किसी का प्रयोग करके कुछ करना पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमें से के लिए विथ का यूज करना है। जैसे कि चाकू से विद अ नाइफ, पेन से विद अ पेन, तलवार से विद अ स्वॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ। इसके बाद नेक्स्ट है ही रोट द लेटर विथ ब्लू पेन। देखिए यहां पे फ्रेंड्स आप डाउट मत कीजिएगा, इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यहां पे ब्लू ब्लू होगा, ब्लू पेन। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, उसने नीले पेन का प्रयोग करके ही पत्र लिखा। उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। देखिए यहां पे से शब्द आ रहा है, इन सभी में से शब्द आ रहा है। अब आप ये नहीं कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पे हम फ्रॉम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे ना ही कोई स्थान है, स्थान से हम आ रहे हैं, ना ही हमने यहाँ पे किसी समय का यूज किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे से के लिए फ्रॉम यूज नहीं करेंगे, विथ यूज करेंगे, क्योंकि हमारा कोई काम किसी वस्तु के द्वारा हो पा रहा है। इसके बाद देखिए साथ, किसी के साथ, साथ के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया था कि विथ हमारा साथ के लिए भी यूज होता है। जब आप किसी के साथ होते हो, साथ शब्द आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें विथ का यूज करना है। जैसे कि राम के साथ विथ राम, तुम्हारे साथ विथ यू, किसी वस्तु के साथ विद अ थिंग। इसी तरीके से इस मामले में मैं राम के साथ हूं, आई एम विथ राम इन दिस मैटर। इसके बाद हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विथ यू। ये देखिए ये जितना भी जहां जहां पे साथ शब्द दिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन में जहां जहां भी साथ शब्द दिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ये देखिए विथ का यूज करना है। इसके बाद मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए, माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप। वो लैपटॉप के साथ ऑफिस गए हैं, इसलिए विथ द लैपटॉप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एट का प्रयोग। तो इसका इंपॉर्टेंट नोट है, निश्चित समय के साथ, विथ पॉइंट ऑफ टाइम। उदाहरण
2 बजे, जब आपको निश्चित समय बोल दिया जाए, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो यहां पे निश्चित नहीं है, यहां पे अनिश्चित है, क्योंकि आप ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो 2 घंटे कौन से, पता नहीं सुबह के 2 घंटे इसने मेरा इंतजार किया, या दोपहर के 2 घंटे इंतजार किया, या फिर शाम के 2 घंटे इंतजार किया। लेकिन जब कोई ये कह देता है कि मैंने 4 o'clock से तुम्हारा इंतजार किया या 2 o'clock से इंतजार किया, तो फिर वहां पे क्लियर हो जाता है, वो हमारा निश्चित समय हो जाता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, इसने वाकई मेरा इंतजार इतने घंटे तक किया। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें एट का यूज करना है। जैसे कि शाम 4 बजे, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है शाम 4 बजे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा एट 4 PM। इसके बाद एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। वो सुबह 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 AM। देखिए, आप चाहें तो AM PM का यूज करके भी बता सकते हैं। अगर 24 आवर वाला अगर सेशन नहीं है, 12 आवर वाला है, तो आप किसी को और ज्यादा श्योर करने के लिए आप AM या PM लगा सकते हैं, उससे सेंटेंस आपका और भी एडवांस और करेक्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है आपका, देखिए ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप कॉपी पेन ले करके नोट डाउन करते चलें। ये जितने भी आप ये देख रहे हो, ये डार्क कर दिया है मैंने कलर से, तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप नोट डाउन कर लें। और देखिए कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग एट का, में पर। इस तरीके से जब आता है शब्द हिंदी में वाक्य में छोटी जगह के साथ। अब देखिए जैसे कि कोई स्मॉल प्लेस है, अगर बिग सिटी है तो वहां पे यूज ना करें, लेकिन छोटे स्थानों के लिए हमें एट का यूज करना है। किस तरीके से, जैसे बस स्टॉप में एट बस स्टॉप, कुर्सी में एट द चेयर। तो इस तरीके भी हम, इस तरीके से जब हिंदी वाक्य होगा तो भी हम एट का यूज करेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसको भी सुन लेते हैं। अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है, एक साथ एक सेंटेंस में अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों का उल्लेख हुआ है, तो पहले छोटी जगह एट के साथ और फिर बड़ी जगह इन के साथ लिखेंगे। यानी कि दोनों का अर्थ जो रहेगा, हिंदी अर्थ सेम रहेगा, लेकिन दोनों के यूज अलग अलग जगह हो जाएंगे। छोटे स्थान के लिए एट, बड़े स्थान के लिए इन। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं कानपुर के किसी गांव में रहता हूं, तो आप यूज करोगे एट विलेज इन कानपुर, एट विलेज इन कानपुर। अगर मैं कहूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिए कि पहले छोटी जगह रोहिणी है क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है, एट के साथ, और फिर बड़ी जगह दिल्ली इनके साथ लिखेंगे। कुछ इस तरह, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। ये देखिए ये सेंटेंस जो दिया हुआ है आप लोगों का, ये सेंटेंस ध्यान दीजिए आप लोग, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। तो इस तरीके का सेंटेंस जब आएगा, इसके बाद पर अगर मैं ये कहूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं, तो रोहिणी अपने आप में एक बड़ी जगह ही है, इसलिए मैं कहूंगा आई लिव इन रोहिणी। मतलब अगर दिल्ली शब्द ना आए तो रोहिणी अपने आप में एक बड़ा एरिया है, इसलिए तब आप इनका ही यूज करेंगे। इसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई स्टेड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल एक स्टोर में या स्टोर पर काम करता है, दोनों का ही यूज कर सकते हैं। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। इसके बाद रात और दोपहर के साथ, देखिए तीसरा आपका इंपॉर्टेंट नोट है इधर,
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि रात और दोपहर के साथ हम लोग एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं दोपहर में वहाँ था, आई वॉज देयर एट नून। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। इसके बाद मूल्य बताने पर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, मूल्य बताने पर ये नोट डाउन करते चलिए। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी का अगर हम कॉस्ट मूल्य बताते हैं तो ऐसी सिचुएशन पर भी हम एट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है, ये देखिए, तो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रेट 10 पर केजी। यहां पे देखिए एट का यूज किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट, किसी त्योहार या खास अवसर पर, कोई त्योहार या खास अवसर हो तो ऐसी सिचुएशन पे, इन एनी फेस्टिवल इवेंट, तब भी हमें एट का यूज करना है। जैसे होली पर एट होली, दिवाली पर एट दिवाली, जन्मदिन पर एट बर्थडे, पार्टी में एट द पार्टी। मैं होली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट होली। इसी तरीके से और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं दिवाली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट दिवाली। वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग, इसका जो हिंदी होगा वो आपका होगा बाद में। इसका जो मेन अर्थ है वो है बाद में। अब देख लेते हैं इसके कंडीशन क्या क्या रहेंगे, किस किस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10। इसके बाद मैं उनके बाद पहुंचा, आई रीच्ड आफ्टर देम। देखिए इंपॉर्टेंट नोट आ चुका है, इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है ये हमारा, किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना, ऐसी सिचुएशन में भी हम इसे यूज करेंगे। जैसे कि मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। इसके बाद वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल। इसके बाद नेक्स्ट है, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया है पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूं, माई फादर हैज डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है बाई, जिसका अर्थ है द्वारा। देखिए ये किस सिचुएशन में लगेगा, इन पैसिव वॉइस, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हमें बाई का यूज करना है। एक तो कंडीशन ये है, जैसे कि राम के द्वारा, किसी के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाई राम, बाई समवन, बाई राम, बाई समवन। इसी तरीके से एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर। इसी तरीके से सेकंड नोट पॉइंट है से, जहां पर से आ जाए ऐसी सिचुएशन में भी हम बाई का यूज करते हैं। किसी वाहन से सफर करना, जब किसी वाहन से सफर करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे ट्रेवल बाय सम व्हीकल, ऐसी सिचुएशन में से का यूज के लिए हम लोग बाई का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बस से बाई बस, कार से बाई कार, प्लेन से बाई प्लेन। मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई बस। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ही इज कमिंग
बाय नून फ्लाइट। तो जब भी व्हीकल या जब भी कोई ट्रांसपोर्ट होगा तो हमें ऐसी सिचुएशन पर से आने पर हमें बाय का यूज कर लेना है। इसके बाद तक, तक शब्द जब आता है समय के साथ केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विद टाइम ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस तरीके से जब कंडीशन रहेगी हमारी तब भी हम बाय का यूज करेंगे। जैसे कि 2 बजे तक, बाय 2 o'clock, सुबह तक, बाय मॉर्निंग। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, आई विल लीव बाय 4 o'clock। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है बगल में के लिए। जब बगल में शब्द आता है के लिए बाई के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट भी प्रयोग करते हैं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रिपोजिशन है सिंस। सिंस भी हमारा से के लिए यूज होता है, लेकिन किस सिचुएशन पे होता है, देखिए सभी की सिचुएशन अलग अलग है। अगर सिचुएशन को हमने अपने माइंड में सेट कर लिया तो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि हमें किस से की जगह से पे कौन से प्रिपोजिशन का यूज करना है। उसमें हमें परेशान नहीं होना है कि भाई इसका मतलब भी से है, इसका मतलब भी से है, तो इसमें से कौन सा यूज करें। देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा रही रहे का प्रयोग भी हो। मतलब साथ में निश्चित समय भी हो और रहा रही रहे भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे से के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1998, सिंस मंडे ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, इस तरीके का। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। अब देख लीजिए फॉर का प्रयोग कब होता है। एग्जाम्पल, फॉर भी से के लिए, से शब्द के लिए ही होता है। फॉर का प्रयोग लेकिन अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा रही रहे का यूज हो और अनिश्चित समय दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें फॉर का यूज करना है। अनिश्चित समय आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब हम समय को कैलकुलेट ना कर पाए कि वाकई ये 2 घंटे कब के 2 घंटे थे, मॉर्निंग के, नून के, इवनिंग के, तो वो वहां पे डाउट रहता है, वो अनिश्चित समय रहता है। लेकिन जब कोई बोल देता है मैं 4 o'clock से खड़ा हुआ हूँ, 4 o'clock से वेट कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में टाइम कैलकुलेट हो जाता है और वो हमारा श्योर टाइम होता है, निश्चित समय होता है। तो देखिए अनिश्चित समय में आपका क्या क्या आता है, फॉर 2 seconds, जैसे कि ये दिया हुआ है, फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries, इस तरीके के। फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से। अब कोई आपसे कहता है काफी देर से, अब भाई पता नहीं काफी देर में कितना देर वो उन्होंने आपका वेट किया। कुछ लोग कह रहे हैं हम कुछ देर से वेट कर रहे हैं, पता नहीं कि कितना कुछ देर है, यानी कि 15 मिनट्स है या 15 सेकेंड्स हैं, कुछ डाउट रहता है यहाँ पे। इसके बाद फॉर मैनी डेज, हार्स, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इस तरीके का डाउट्स रहता है। एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। के लिए, जब के लिए शब्द आता है हिंदी वाक्य में, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम यूज करते हैं फॉर का। पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, ऐसी सिचुएशन में भी हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू।
आई डिड इट फॉर यू। और एग्जाम्पल है, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, किसी चीज के बदले कुछ और, मतलब जब हम किसी चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं किसी दूसरी चीज से, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली, पैसों के बदले किताब ली। सोचो अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइलों के बदले में मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो ये भी तो किसी चीज के बदले कुछ और लेना ही है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया, आई गिव अ मोबाइल फॉर रेट 500। उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन फॉर रेट 5। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है इन, जिसका अर्थ है में, जिसका अर्थ है में। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, समय के साथ जब आपका इन आ जाएगा, इन होगा, तो समय के साथ एक तो हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, 2012 में, ऐसी सिचुएशन में हम इनका यूज कर लेते हैं। अब देखिए वहां पे से था, वहां पे भी टाइम आ रहा था। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि वहां पे टाइम, दिन, समय और वर्ष जो आ रहे थे, तो लेकिन वहां पे हिंदी शब्द था से, और यहाँ पे हिंदी शब्द है में। तो जब में शब्द होगा तो आपको समय के लिए इनका यूज करना है, और जब से शब्द होगा तो समय के लिए आप ऊपर जो दिए गए थे सिंस और फॉर, इन सब का यूज कर लेंगे। इसके बाद और किन किन सिचुएशंस में यूज करेंगे, गर्मियों में, इन समर्स, जब आपका कोई सीजन आ जाता है, जैसे कि समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इनका यूज करना है। मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसी सिचुएशन में भी आपको इनका यूज करना है। मंथ आ जाता है किसी महीने के लिए, तब भी आपको इनका यूज करना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। ये देखिए, ये मई के लिए हमने इनका यूज कर लिया। इसके बाद वो 2015 में घर आएगा, ही विल कम होम इन 2015। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, मैं जब बड़ी जगह के साथ, जैसा कि अभी हम लोगों ने एट जब प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तभी भी हम लोगों ने देखा था कि छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन। तो सेम वही सिचुएशन कि जब बड़ी जगह के साथ किसी देश में, किसी शहर में का जिक्र करेंगे और में लगेगा, तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। विथ लार्ज प्लेसेस, विथ लार्ज प्लेसेस, जैसे कंट्री, सिटी, टाउन। लंदन में, इन लंदन। सहोदरा में, इन सहोदरा। बाजार में, इन मार्केट। देहरादून में, इन देहरादून। दिल्ली में, इन दिल्ली। इसके बाद मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट नोट पॉइंट है, किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर होने पर, कोई वस्तु अगर किसी वस्तु के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग में के लिए इनका यूज करेंगे। जैसे जग में, इन जग। किताब में, इन बुक। मोबाइल में, इन मोबाइल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा है, वी हैव रीड इट इन बुक।
क्योंकि किताब से ही तो पढ़ा है ना, जो भी हमने आर्टिकल या जो भी नोट या जो भी पॉइंट पढ़ा है वो किताब से पढ़ा है, यानी कि वो चीज़ किताब के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इनटू। इनटू का प्रयोग कहाँ पे होगा? पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन जो है हमारी वो है गतिशील अवस्था, मोशन। जहां पे गतिशील अवस्था होगी यानी कि चलते फिरने वाली जहां पे सिचुएशन होगी, वहां पे हमें मे के लिए, और हाँ देख लीजिए इसका अर्थ भी मे ही होगा, यानी कि हिंदी वाक्य में मे होगा, लेकिन अवस्था कैसी होगी? गतिशील अवस्था होगी। इसको समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कमरे में जा रहा हूं, तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आप चलते हुए अंदर जाएंगे, यानी कि आपकी जो अवस्था होगी वो गतिशील होगी, चलते हुए होगी, वॉकिंग में होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अंदर जाएंगे तो मे के लिए इन ना यूज करके इनटू करेंगे। जैसे कि कॉफी को कप में डालो, पोर द कॉफी इनटू द कप। वो कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका बिफोर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका बिफोर। इसका पहला नोट पॉइंट है पहले 2 बजे से पहले, समय से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। यानी कि किसी हिंदी वाक्य में अगर पहले शब्द आता है और उसमें टाइम दिया होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी हम बिफोर का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल है यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। और एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है सामने आपको ताज्जुब हुआ होगा, क्योंकि सामने को तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर अब जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। फिर से समझ लीजिए, आपको ताजुब हुआ होगा क्योंकि सामने को तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर अब जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। यहां पे आप डाउट मत रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो अपने पापा के सामने बैठा था, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रो। थ्रो का प्रयोग देखिए, इसका अर्थ जाएगा से, ये भी से के लिए यूज होगा थ्रो, लेकिन किस सिचुएशन पर? किसी चीज के आर पार देखना, कोई ऐसी चीज जिसको आप आर पार देख सकते हो, ऐसी सिचुएशन पर से आएगा तो हमें थ्रो का यूज करना है। अगर मैं कहूं कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, तो देखिए से शब्द भी आया है और खिड़की से हम किसी को देख पा रहे हैं, तो वास्तव में मैं खिड़की के पार ही तो देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरफ हूं और तुम उस तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें से के लिए थ्रो का यूज करना है, ना कि फ्रॉम या अदर वर्ड्स का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं ग्लास को देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, आई कैन सी थ्रो द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट। इसके बाद मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूं, आई कैन सी इनसाइड थ्रो दिस होल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, जैसे कि किसी पाइप से गुजरना, थ्रू अ पाइप। फिर से इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिए, किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। किसी पाइप से गुजरना, पाइप देखिए ऊपर नीचे सभी तरफ से हमारा राउंड रहता है, इस वजह से बंद रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में थ्रू अ पाइप। किसी गली से गुजरना, थ्रू अ स्ट्रीट, क्योंकि गली से जब हम गुजर रहे होते हैं तो दोनों साइड घर बने होते हैं, तो
वो भी हमारी बंद होती है किनारों से। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन जो कंडीशन है थ्रो को यूज करने की, वो क्या है? किसी सकरे रास्ते से गुजरना, थ्रो अ नैरो पैसेज। तो अगर आप किसी नैरो पैसेज से गुजरते हैं, पतली गली से गुजरते हैं, रास्ते से गुजरते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो का यूज करना है। एग्जाम्पल है, मैं एक गली से गुजर रहा था, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। हम भूमिगत रास्ते से गए, वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का प्रयोग कब होता है? जब किसी हिंदी वाक्य में के पार शब्द आ जाए। क्या आ जाए? के पार, जो दिख ना रहा हो। अभी देखिए, जब आप थ्रो का यूज कर रहे थे तो उसमें चीजें आर पार दिख रही थी, लेकिन यहां पर चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन के पार शब्द आएगा हिंदी वाक्य में। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बियॉन्ड का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मंदिर हमें दिख नहीं रहा क्योंकि पहाड़ है, उस वजह से मंदिर दिख नहीं रहा। या फिर मैं पूछूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, यहां पर भी देश हमें दिख नहीं रहा। ऐसी जगहों पर बियॉन्ड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस नदी के पार क्या है, व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर। ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जीवन के पार क्या है, जीवन को छू या देख नहीं सकते, या फिर मैं कहूं कि उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है, उम्मीद को भी हम छू या देख नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में भी हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। इसके बाद प्यार के पार कुछ नहीं है या प्यार के बराबर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। अब देखिए नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है वाया। देखिए, आप जब रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं वहां पे इस वर्ड का आपने यूज सुना होगा, मैंने भी वहीं से सुना। तो देखिए, इसका अर्थ होता है के रास्ते से, ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से। ऐसी सिचुएशन पर हमें वाया का यूज करना है। और भी यहां दिया हुआ है, कानपुर के रास्ते या कानपुर से होते हुए, इस तरीके का सेंटेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। ये ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वाया का यूज करना है, दिल्ली वाया कानपुर, कानपुर से होते हुए दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी, आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ। यहां पे फ्रेंड्स ब्लूटूथ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया, ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी अपोजिट। अपोजिट माने विपरीत होता है वैसे तो, लेकिन इसके और भी हिंदी वाक्य में अर्थ आते हैं, ठीक सामने दूसरी तरफ। भाई विपरीत है तो जाहिर सी बात है, आप अगर इस पार हैं तो विपरीत है आपके, तो वो उस पार होगा, तो यानी कि ठीक सामने आपके। अगर मैं कहूं सामने, तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं तुम्हारे सामने हूं, तो आप मेरे अपोजिट ही तो हुए। एग्जाम्पल में जैसे कि देख लीजिए, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू। ये तीनों ही आप इसके लिए यूज कर सकते हो, तीनों आपके गलत नहीं होंगे सेंटेंसेस।
इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज अपोजिट योर शॉप। भाई अगर अपोजिट होगा तभी तो हमारे सामने होगा, क्योंकि मैं इस तरफ हूं और वो उस तरफ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। विपरीत यानी कि उल्टा। अगर मैं कहूं कि आप अच्छे हो पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आपके प्रति राम की सोच मेरी सोच के विपरीत है। जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। राम डज अपोजिट व्हाट यू से। विपरीत शब्द आने पर भी या उल्टा शब्द आने पर भी आपको अपोजिट का यूज करना है। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स। हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स। उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है अबव। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है अबव। इसका हिंदी वाक्य में जो अर्थ होगा ऊपर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, किस किस सिचुएशन पे, कैसी कंडीशन पे हमको ऊपर शब्द के लिए अबव का यूज करना है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ऊपर शब्द के लिए हमारे पास ढेर सारे प्रीपोजिशन हैं। जैसे कि ऑन माने भी ऊपर का, ऊपर शब्द के लिए कभी कभी हम ऑन का भी यूज कर लेते हैं, ओवर का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंफ्यूज ना हो, इस वजह से हमें सभी के इंपॉर्टेंट नोट को अलग अलग अपने माइंड पे सेट करना होगा। जैसे कि अबव के लिए कंडीशंस क्या रहेंगी कि लिस्ट में ऊपर सबसे कोई लिस्ट है उसमें जो सबसे ऊपर होगा, लिस्ट में ऊपर, उसके लिए हम अबव का यूज करेंगे। ऐसी चीज से ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते, जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे प्यार, ईमानदारी आदि। ऐसी सिचुएशन में भी हमें ऊपर के लिए अबव का यूज करना है। किसी सतह के स्तर से ऊपर, कोई सतह है उसके स्तर से भी ऊपर होगा, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें अबव का यूज करना है। ये तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट नोट हो गए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके रोक करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। देखिए लिस्ट शब्द आया और उसमें तुम्हारा नाम ऊपर है, तो ये एग्जाम्पल में ऊपर शब्द के लिए हम किसका यूज करेंगे? अबव का, ना कि ऑन ओवर का। माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पैसा प्यार से ऊपर है। मनी इज अबव लव, यानी पैसा पहले प्यार बाद में। मनी इज अबव लव। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। ओनली हिज आईज वर अबव वाटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अंडर, जिसका हिंदी अर्थ है नीचे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट नोट ध्यान दीजिए, किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए। आप किसी के नीचे हैं लेकिन आप टच नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। ऐसी सिचुएशन में हम नीचे शब्द के लिए अंडर का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं तो पेड़ की शाख मुझे छू नहीं रही है। इसी तरह अगर मैं टेबल के नीचे छिपा हुआ हूं तो टेबल मुझे पूरी तरह छू नहीं रहा है। हाँ, अगर मैं कहूं कि पत्र तकिए के नीचे है तो इसमें पत्र तकिए को पूरी तरह छू रहा है। यहां अंडर नहीं बल्कि बीनीथ या अंडरनीथ यूज आएगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम इज हिडन अंडर द बेड। बिस्तर शब्द आप यहाँ पे बिछौना या बिस्तर मत समझिएगा, बेडशीट मत समझिएगा। ये बिस्तर का मतलब यहाँ पर है बेड, बेड या खाट। और जब आप बेड या खाट के नीचे छुपेंगे तो आप पूरी तरह से बेड या खाट को टच नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको अंडर का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम
छत के नीचे रहता है। राम लिव्स अंडर द रूफ। पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है बीनीथ या अंडरनीथ, और दोनों का ही जो अर्थ है वो है नीचे। लेकिन यहां कौन सी कंडीशन लगेंगी वो देख लीजिए आप। किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, यहां पे भी नीचे शब्द रहेगा, लेकिन आप जो वस्तु जिस वस्तु के नीचे है उसको पूरी तरह से टच कर रही होगी। जैसे कि मेरा घर आपके घर के नीचे है। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। यानी बीनीथ अंडरनीथ दोनों का अर्थ सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। आप डाउट मत करिएगा कि बीनीथ यूज करें या फिर अंडरनीथ यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका बिलो। बिलो का भी अर्थ होगा नीचे। तो इसकी कंडीशन क्या है? लिस्ट में नीचे। जैसे उसमें लिस्ट में ऊपर था अबव में, इसमें लिस्ट में नीचे लिस्ट शब्द आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे प्यार, ईमानदारी आदि। इसके बाद बिलो द abstract noun such as love, honesty, cruelty, etc. किसी सतह के स्तर से नीचे। ऐसी 3 कंडीशंस में हमें बिलो का यूज करना है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। पैसा प्यार के नीचे है, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। मनी इज बिलो लव। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज अबव। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन है वो है डाउन। इसका अर्थ भी नीचे ही है, लेकिन इसके कंडीशंस देख लेते हैं। नीचे की दिशा को दर्शाना। अब देखिए वहां पे क्या था कि चीजें कि कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे थी, लेकिन यहां पे वस्तु की बात नहीं हो रही है। यहां दिशा, नीचे की दिशा, दिशाओं के बारे में जब बात होगी तो ऐसी सिचुएशन में हमें डाउन का यूज करना है। जैसे कि कीमतें नीचे जा रही हैं। प्राइजेस आर गोइंग डाउन। नीचे की दिशा को दर्शाना। इसके बाद नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है बिटवीन। इसका अर्थ है बीच में। तो इसमें कंडीशन देख लीजिए क्या क्या है। दो के बीच में, जब आपको दो के बीच में कोई चीज चूज करनी हो या बताना हो किसी को कि इन दोनों में से कौन अच्छा है या कौन बुरा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बीच के लिए बिटवीन यूज करेंगे। जैसे कि वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। सी इज सिटिंग बिटवीन चिंटू एंड दिवेश। देखिए यहां पे यस दिया हुआ है, यहां नेम चेंज हो गया है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पेन 2 कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। पेन इज लाइंग बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अमंग। इसका भी अर्थ बीच में होगा, लेकिन इसके कंडीशंस अलग हैं। देख लीजिए क्या है। 2 से अधिक के बीच में। देखिए वहां पे जब बिटवीन यूज कर रहे थे तो केवल हमें 2 लोगों के बीच चुनाव करना था। 2 लोगों में से किसी 2 लोगों की बात हो रही थी, लेकिन यहां 2 लोगों से अधिक होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बीच में शब्द के लिए अमंग का यूज करना है। जैसे मोर देन 2 ऑब्जेक्ट बट गिवन हाउ मैनी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम 20 लोगों के बीच बैठा है, तो यहां पर बताया गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए मैं अमंग का प्रयोग करूंगा। पर यदि मैं कहूं कि राम कुछ लोगों के बीच बैठा है, तो यहां पर बताया नहीं गया कि लोग कितने हैं, इसलिए अमंग का
नहीं बल्कि अमंगस्ट का प्रयोग करूंगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अमंग का प्रयोग हमें तभी करना है जब हमें गिनती बताई जाए, भले ही 2 से ज्यादा की गिनती हो लेकिन काउंटिंग बताई जाए, जैसे 10 लोगों के बीच, 20 लोगों के बीच। लेकिन अगर गिनती ही ना बताई जाए, सिर्फ ये कह दिया जाए कि वो कई लोगों के बीच में बैठा है, तो अब पता नहीं कितने लोग हैं, जब हमें काउंटिंग पता ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अमंगेस्ट का यूज करना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अर्थ सेम है, बस कंडीशन अलग है थोड़ी सी। मैं 50 लोगों के बीच में था, देखिए यहां पे काउंटिंग दे दी गई, इसलिए अमंग का यूज करेंगे। आई वॉज अमंग 50 पीपल, उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच रखी हुई थी। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स। अब देखिए अमंगेस्ट का आ गया, इसका अर्थ भी बीच में है, लेकिन 2 से अधिक के बीच के लिए यहां भी होगा, पर यहां काउंटिंग बताई नहीं जाएगी, गिनती बताई नहीं जाएगी। यह कहना कि मैं भीड़ के बीच में हूं, यह नहीं बताता कि लोग कितने हैं, इसलिए हमें अमंगस्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे कि मैं भीड़ के बीच था, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मेरे पापा कई लोगों के बीच थे, माई डैड वॉज अमंगेस्ट मैनी पीपल। इसी तरीके से फटाफट देख लेते हैं, कुछ और प्रिपोजिशन बचे हुए हैं। आउट ऑफ का प्रयोग, बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। जब आप बाहर निकलते हैं, किसी जगह को छोड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन पे आपको आउट ऑफ का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। राहुल ने 100 में से 90 प्राप्त किए, राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपोजिशन है आपका ऑन। ऊपर या पर दोनों शब्द के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। रखा हुआ होना, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना, यानी कोई बड़ी वस्तु है उसके ऊपर एक छोटी वस्तु रखी हो, ऐसी सिचुएशन पे हमें ऑन का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं फटाफट। मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना, मोबाइल का जो एरिया वो छोटा है और टेबल आपका बड़ा है, मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। पेन का किताब के ऊपर रखा होना, पेन किताब की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। डे और डेट के साथ, जब दिन और तारीख आता है उसके साथ भी हम लोग यूज करेंगे इसका। जैसे कि मैं संडे को गया, ही केम ऑन 20 दिसंबर। इसके बाद किसी तरफ, अगर किसी तरफ शब्द आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऑन लेफ्ट। दाईं तरफ ऑन द राइट, वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। मैं दाईं ओर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाईं ओर खड़ा था। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिपोजिशन है ऑफ। आपका नेक्स्ट प्रिपोजिशन है ऑफ, इसका अर्थ भी है से। ये कंडीशन क्या रहेगी, किसी सतह से अलग होना। जब आप किसी सतह से अलग होंगे, अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम से के लिए ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख लें। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपोजिशन है आपका अपॉन, ऑन टू। देखिए ये किस कंडीशन में यूज होगा, ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर के एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर के एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। एक और बात, माना कि एक बंदर जमीन पर बैठा था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर गया।
तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग देखिए कहां पर होगा, विरुद्ध या विरोध में। जब वाक्य में विरुद्ध या विरोध अपोजिट शब्द आए तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे अगेंस्ट का। राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है, वाई इज राम अगेंस्ट यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट, इसका हिंदी अर्थ होगा बारे में। एग्जाम्पल है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका ऑफ, इसका हिंदी अर्थ है का। शो द रिलेशन, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू यूज होगा आपका को शब्द के लिए, किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को। जब एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे होंगे और साथ ही में को शब्द आएगा तो ऐसी सिचुएशन में हम टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जा रहा हूं, आप स्कूल से कहीं और जा रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पे। आई एम गोइंग टू स्कूल। सीता हमारे घर आ रही है, सीता इज कमिंग टू अवर होम। अब नेक्स्ट है आपका टुवर्ड्स, की तरफ। इसका अर्थ है की तरफ। अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो ये जरूरी नहीं कि मैं स्कूल जाऊं, हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे मेरे दोस्त का घर भी हो सकता है और मैं वहीं जा रहा हूं। इसलिए टू स्कूल मतलब स्कूल जाना और टुवर्ड्स स्कूल मतलब स्कूल की तरफ जाना, पर पता नहीं कहाँ। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब हम एग्जैक्टली हमें पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं तब हम टू का यूज करेंगे, लेकिन की तरफ शब्द जब आता है तो हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। नेक्स्ट है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर, इसका अर्थ है ऊपर बिना छुए। कोई देखिए ओवर का भी अर्थ जो है ऊपर होगा, लेकिन जो भी कुछ ऊपर होगा वो नीचे के ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, तो बिना रस्सी को टच किए मैं उसके ऊपर से कूदा। आई जम्प्ड ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है, देयर इज अ रूफ ओवर अवर हेड्स। नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा विद इन, और इसका हिंदी अर्थ है समयावधि के अंदर। समय भी दिया हो और अंदर शब्द आया हो, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें विद इन का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में, मैं 5 मिनट से में आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। देखिए समय भी दिया हुआ है और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि 5 मिनट में आ जाऊंगा, यानी 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वो 2 दिन में ही वापस आ गया है, ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 days। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है देन, इसका अर्थ है तुलना के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुलना कर रहा हूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं, आई एम बेटर देन यू। इसके बाद नेक्स्ट है, हम उससे लंबे हैं, वी आर टॉलर देन ही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन थ्रू आउट, इसका अर्थ है सारा या फिर पूरा। जैसे सारे दिन भर, पूरी जिंदगी भर, इस तरीके से थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम हर थ्रू आउट माई लाइफ। हमने रात भर काम किया, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका विदाउट, जिसका अर्थ है बिना। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अप, जिसका अर्थ है ऊपर, कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइजेज आर राइजिंग अप।
गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बलून इज गोइंग अप। अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ, इसका एग्जाम्पल है ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। डाउनवर्ड्स जो प्रिपोजिशन होगा उसका अर्थ है नीचे की तरफ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। नेक्स्ट है आपका प्रिपोजिशन एगो, इसका अर्थ है पहले, समय के साथ। एग्जाम्पल है वो 2 साल पहले आया, ही केम 2 years एगो। राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था, राम हैड डन बीटेक 6 years एगो। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है आपका बिसाइड, इसका अर्थ है कि अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस? नेक्स्ट है ड्यूरिंग, के दौरान, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वैकेशंस। हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं, वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक। नेक्स्ट आपका प्रिपोजिशन है इनसाइड, अंदर की तरफ। कंडीशन क्या रहेगी इसमें देख लीजिए, किसी बंद आकृति के अंदर, जब आप किसी बंद आकृति के अंदर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनसाइड का यूज करना है। अगर मैं कहूं कि आप घर के अंदर हैं तो भी आप इनसाइड ही हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है, चारों तरफ से दीवारें होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो बंद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अंदर था और मैं बाहर था, ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रिपोजिशन आउटसाइड, जिसका अर्थ है बाहर की तरफ। अब देखिए किसी बंद आकृति से बाहर, अभी आप इनसाइड बंद आकृति के अंदर थे, अब बंद आकृति के बाहर है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वो घर के बाहर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। वो स्कूल परिसर के बाहर था, ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमाइजेस। इसके बाद आपके 3 चीजें एक साथ हैं, 4 चीजें, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय। बगल में, वो मेरे बगल में खड़ा था, ये देखिए कब यूज होगा, जब कोई बगल में शब्द आता है ऐसी सिचुएशन में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बगल में वो में देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये अलग है, ये इन चारों का अर्थ है। और सेंटेंस आपका क्या है, वो मेरे बगल में खड़ा था। जब कोई भी चीज आपके बगल में होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम ये चारों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स या फिर बाई मी, यानी कि चारों का हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा और एक ही सेंटेंस के लिए हम चारों का यूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपोजिशन है आपका टिल, अनटिल। ये तक, समय के साथ, ऐसी सिचुएशन पर तक, समय के साथ इसका अर्थ होता है। दिन के साथ आदि हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं 9 बजे तक काम करूंगा, आई विल वर्क टिल 9। हम सोमवार तक ठहरे, आई स्टेड टिल मंडे। मैं शनिवार तक वहां था, आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे। यानी कि टिल या अंटिल दोनों में से किसी एक का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ है पीछे। एग्जाम्पल क्या है, मैं लाइन में राम के पीछे था, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपोजिशन है आपका अहेड, अहेड ऑफ। इसका अर्थ है आगे। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ अहेड का प्रयोग कहाँ पर करना है। सोचो आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे
एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे। और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं उसको देखते हुए तो आप उसके इन फ्रंट ऑफ यानी सामने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अहेड ऑफ का यूज करना है। एग्जाम्पल है, मैं लाइन में राम के आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन एक्सेप्ट, जिसका अर्थ है को छोड़कर, के अलावा। इन दो शब्दों का अगर यूज होता है वाक्य में तो आपको एक्सेप्ट का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, यानी रविवार को छोड़ देना है हमें। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूं। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अप टू, जिसका अर्थ होता है तक। इसकी कंडीशन क्या रहेगी? किसी दूरी तक। अगर दूरी की बात हो रही हो और तक शब्द आया हो तो ऐसी सिचुएशन में अप टू का यूज होगा। या फिर दूसरी कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन थी जब दूरी की बात हो, या फिर दूसरी कंडीशन जगह, फिर तीसरी कंडीशन उम्र। इन तीनों कंडीशन को लाते हुए अगर तक शब्द आएगा तो हमें अप टू का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बस देहरादून तक गया। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। इसके बाद अराउंड देख लेते हैं। अराउंड प्रीपोजिशन का अर्थ होता है चारों ओर। कवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ से जो ढका हुआ हो, कवर हो। कंडीशन क्या है? लोग मेरे चारों ओर थे। एग्जाम्पल क्या है? लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अलोंग साइड का प्रयोग। इसका अर्थ होता है कि किनारे, किनारे साथ में, यानी साथ शब्द भी होगा, किनारे भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में, नदी के साथ में लगी हुई एक रोड, सड़क के किनारे। इस तरीके से चीजें आएंगी। या तो सड़क के किनारे, किनारे शब्द का यूज होगा, या फिर साथ का यूज होगा। जैसे नदी के साथ साथ एक रोड है। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अलोंग, जिसका अर्थ है साथ में। विद अ पर्सन थिंग, आप किसी के भी साथ हो सकते हो, या तो व्यक्ति होगा या फिर वस्तु होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम साथ आओगे? विल यू कम अलोंग। तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग कहाँ पर होगा? इसका अर्थ है के पार, किसी चीज के पार, अक्रॉस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। एक आदमी सड़क के पार खड़ा था। देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मेरी दुकान सड़क के उस पार है। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। तो देखिए, यहां तक दोस्तों आप लोगों को काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कंडीशंस आपने ध्यान से सुनी है और कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन की है तो आपके सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करें, देन का यूज़ करें, टू का यूज़ करें, या फिर मे के लिए एट का यूज़ करें, या फिर इनका करें। ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा कि हमें कहाँ कब ऐड का करना है, कब इनका करना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, काफ़ी रिवाइज होगा प्रीपोजिशन, और आज के बाद आपको प्रीपोजिशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास तक ये डाउट्स क्लियर होने वाला वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क होती है, आप भी जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।